चलिए, बट प्रोफेसर मेहरोत्तम, मेरा सवाल इस बात को लेकर, इकोनॉमिस्ट होने के नाते मेरा सवाल ये है कि जब डर का माहौल होता है और जो फ्री माहौल होता है, उसमें दोनों में फर्क क्या है और दोनों इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करते हैं, दोनों इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं? देखिए, डर के माहौल में हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट ही रहा है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही कारण से इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जो वेणु कह रहे थे, बिल्कुल सही कारण कह रहे थे कि कंजम्पशन बढ़ ही नहीं रहा, आमदनी लोगों की बढ़ ही नहीं रही। तो जब आमदनी बढ़ ही नहीं रही तो वो इन्वेस्ट किस लिए करेगा? जब एक्सेस डिमांड, एक्सेस वो है, सरप्लस कैपेसिटी है, तो क्यों इन्वेस्ट करेगा? मगर वो अगर नहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने पैसे को विदेश क्यों ले जा रहा है? बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पैसा वो विदेश तो ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? वो यहाँ भी कुछ और कर सकता है, इंडस्ट्री में ना लोग इन्वेस्ट करे। ऐसा नहीं है कि क्या कैपेसिटी नहीं बिल्ड हो सकती सर्विसेज सेक्टर में? क्या ये डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते? क्या क्यों ऐसा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर के हमारी कंपनियों को खरीद रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बड़ा ढिढोरा है, क्या बड़ा एफडीआई बड़ा बढ़ रहा है। एफडीआई क्यों बढ़ रहा है, ये किसी ने पूछा? ये इसलिए नहीं कोई पूछता क्योंकि वो एक्चुअली हो ये रहा है, या फिर वो सर्विसेज में जाता है, या वो जाता है आपके अपनी हमारी देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदने के लिए। मगर मैं आशुतोष आपके सिर्फ 5-6 बातें मैं करना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, और जो अगर आप ध्यान से इस लेख को पढ़ेंगे तो बहुत से जो सवाल देशरत्न जी ने उठाए हैं वो उनके जवाब मिल जाएंगे। तो दिक्कतें हैं, यूएटी की बात मैंने कर ली कि यूजर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं पहली बार। उसके अलावा इस लेख में आप ये पाएंगे 6 बातें, एक के बाद गिनाता हूं। छिछोरे आरोप करने से पहले कुछ आधार तो होना चाहिए, मगर आधार बिना चंद्र प्रकाश जो इसके लेखक हैं स्वयं कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लिखा हुआ है उस आर्टिकल में, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये जो हम सवाल उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो क्या सबूत देते हैं? ट्विटर के 3 ट्वीट्स बॉक्स में बना करके लोगों के ट्वीट्स, ये उनका आधार है। ये कोई आधार बनता है? मैं तो कहूंगा ऐसी स्थिति में तो इन्फोसिस का हक बनता है कि वो डेफेमेशन का सूट फाइल करे कि आप हमको टुकड़े से जोड़ रहे हैं। बाय द वे, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ा हूँ, मैं एक विदेशी विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, तो मुझे अधर्मियां आप अब न बनाएं। तीसरी बात, L1 नई बात नहीं है। L1 सारी सरकारें L1 करती हैं। तो ये आर्टिकल क्या पूछता है, जरा सा सवाल सुन लीजिए, वर्बेटिम कोट कर रहा है। कोई कंपनी इतने कम बोल लगाकर ठेका कैसे लेती है? मतलब इन सज्जन को कोई आइडिया नहीं है कि L1 क्या प्राइस था जिस पे लिया गया, L2 कौन सा था, कौन सी कंपनी थी, क्या प्राइस था, कुछ आइडिया नहीं है, कैसे ले लेती है? अरे भाई, ये सरकारी तरीका है और दशकों से ये तरीका है। और अगर आप टेक्निकल मापदंड पे आप खरे उतर रहे हैं तो आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर टेक्निकल मापदंड पे आप नहीं खरे उतर रहे थे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के काम आपने खराब किया था और जीएसटी खराब किया था, तो आपको बैन कर देना चाहिए था। क्यों नहीं बैन किया? चौथी बात, ये भी कहा गया है कि इन्फोसिस में प्रभावी ऐसे लोग हैं जो ऊंचे स्तर पे लोग डिसीजन मेकर्स हैं, वो मार्क्सवादी हैं और बंगाली मार्क्सवादी हैं। और चीन और आईएसआई के प्रभाव की आशंका क्या नहीं रहेगी, ये सवाल उठता है। मतलब इससे ज्यादा छिछोरी बात कोई हो सकती? 5वीं बात, और फिर ये सवाल उठाते हैं कि अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है क्या इन्फोसिस, ताकि सरकार को स्वदेशी कंपनी को ठेका देना बंद कर देना पड़े। स्वदेशी कंपनी को ठेका देना बंद कर देना पड़े मतलब आत्मनिर्भरता पे आवागत कर। यानी कि इन्फोसिस इतनी मूर्ख कंपनी है कि वो आगे अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनाना चाहती तो विदेशी कंपनी को मिले, हैं? ऐसी मूर्खता करेगी। ओके, आखिरी बात, कंस्पिरेसी की हदें, सवाल सुन लीजिए।
फॉरेन पावर्स तक का नाम आ गया आखिरी पैराग्राफ में आर्टिकल में। कोई फंड चालू किया था जॉर्ज सोरोस ने, उसका नाम, और उसमें उसके आधार पे ये भी एलिगेशन है, ये भी आरोप है कि डेटा लीक करने का क्या की तैयारी है क्या। अब इस तरीके से मतलब आप इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं या इंडस्ट्री के ऊपर आप को डरा रहे हैं, और ऐसा क्यों है कि आप सिर्फ टाटा और इन्फोसिस को डरा रहे हैं जो हमारे देश की उच्चतम कंपनियां हैं? क्यों आप अबानी और अंडानी को नहीं डरा रहे हैं? ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? और मैं आपको चीन का हमको बहुत उदाहरण दिया जाता है कि हमको उनसे उत्तम होना है। आखिरी बात कह रहा हूं आशुतोष, द चाइनीज स्टेट डिसिप्लिन्स देयर बिग बिलियनर्स। अगर उनका नेटवर्थ $10 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला होता है तो उन पे ऐसी निगरानी रखी जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे अंबानी साहब की तो नेटवर्थ $44 बिलियन पहुंच गई है। निगरानी छोड़ दीजिए, वो तो और समृद्ध होते चले जा रहे हैं। सवाल ये उठता है, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।